everyone, my name is Soni Garg and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSarge where we share all the financial, secretarial and legal updates. So make sure to subscribe our channel and hit the bell icon so you don't miss on any video updates. तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है ईपीआर रजिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ईपीआर रजिस्ट्रेशन होता क्या है। ईपीआर की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंदर जो सारे पीआईबीओज प्रोड्यूसर, इम्पोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स जो होते हैं उनको सीपीसीबी के सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पे एक ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होता है, डेट इज www.cpcbeprplastic.in। इस पोर्टल पे उनको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये रजिस्ट्रेशन होता है जो भी प्लास्टिक और ई वेस्ट से प्रिवेंट करने के लिए जो एक इकोनॉमिकल अप्रोच होती है, इसके लिए ईपीआर रजिस्ट्रेशन होता है। अगर हम बात करें तो किसको कहाँ पे ईपीआर रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो जो पीआईबीओ मोर देन 2 स्टेट्स की यूनियन टेरिटरीज में ऑपरेट करते हैं, उनको ऑटोमेटिकली जो उनका एप्लीकेशन होता है वो सीपीसीबी को चला जाएगा, मतलब उनको सीपीसीबी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लेकिन अगर हम सीपीसीबी मीन्स सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अगर हम बात करें जो पीआईबीओज लेस देन 2 स्टेट्स में करते हैं, उनका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली एसपीसीबी को चला जाएगा। एसपीसीबी मींस स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये जो ईपीआर होता है बेसिकली ये जो भी पीआईबीओज होते हैं उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जो भी प्लास्टिक या ई वेस्ट बनेगा उसको वो रीयूज करके रिसाइकल करके जो भी करे उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की एक्सपायरी के बाद उसका जो भी वेस्ट है उसको ई वेस्ट बनाना। ईपीआर ऑथराइजेशन क्या होता है? ईपी ईपीआर रजिस्ट्रेशन के लिए एंटिटीज को एक ईपीआर ऑथराइजेशन लेना पड़ता है जो ई वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए होता है। ईपीआर ऑथराइजेशन सीपीसीबी ग्रांट करता है। ये एक जो पीआईबीओज है उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है कि जो भी उनका प्लास्टिक वेस्ट बनेगा उसको वो डिस्पोजल या रिसाइकल करे। एक जो ये प्लास्टिक वेस्ट का इन्वायरमेंटली इसको डिस्पोज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीआईबीओज को आ जाती है, और इसके लिए जो ईपीआर लाइसेंस है वो इंडिया में अप्लाई किया जाता है। ईपीआर सर्टिफिकेशन जितने भी मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर्स हैं जो ई वेस्ट के लिए हैं इंडिया में, उनके लिए मैंडेटरी होता है। ई वेस्ट सर्टिफिकेशन जो है वो मैंडेटरी होता है जो भी फॉरेन मैन्युफैक्चरर से इम्पोर्ट कर रहे हैं कोई भी ये चीज़, तो उनके लिए ये ईपीआर ऑथराइजेशन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। अगर हम बात करें किस किस के लिए ईपीआर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, तो सीपीसीबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी इम्पोर्टर्स हैं जो ईपीआर टारगेट उनको ईपीआर सर्टिफिकेट, अगर वो इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो उनके लिए ईपीआर सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी हो जाता है। अगर जो प्रोडक्ट्स है वो इम्पोर्ट करके प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं तो उनके लिए ईपीआर सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो गया। अगर इम्पोर्टर्स जो है वो प्रोडक्ट्स को अपने खुद के ब्रांड में सेल कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने बात किया पीआईबीओज का मतलब प्रोड्यूसर्स, इम्पोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स। प्रोड्यूसर्स इफ दे आर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट उनको ईपीआर सर्टिफिकेशन चाहिए। अगर वो इम्पोर्ट करके प्रोडक्ट्स एज इट इज सेल कर रहे हैं तो भी उनको ईपीआर सर्टिफिकेशन चाहिए। एंड इफ वो इम्पोर्ट करने के बाद उनको अपनी खुद की ब्रांड में ब्रांड नेम पर सेल कर रहे हैं तो उनको ईपीआर सर्टिफिकेशन चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ईपीआर सर्टिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है। सबसे पहले तो पैन, जीएसटी सर्टिफिकेट और कंपनी का सीओआई। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड, एलएलपी है तो सीओआई एंड कंपनी है तो सीओआई। उसके बाद डीआईसी रजिस्ट्रेशन, अगर जो यूनिट है वो डीआईसी के अंडर रजिस्टर्ड है तो डीआईसी रजिस्ट्रेशन का जो उनका सर्टिफिकेट है वो चाहिए। अगर वो इम्पोर्टर हैं तो आईईसी चाहिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। अगर वो प्रोड्यूसर्स है तो वो किस फ्लो में अपना जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो उनका प्रोसेस फ्लो डायग्राम पूरा चाहिए। कंसर्न अगर यूनिट की प्रोडक्शन फैसिलिटी है तो उनको जो एसपीसीबी या पीसीसी से जो कंसेंट इशू हुआ है उसका लेटर चाहिए। जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनकी स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, उनका आधार, पैन, फोटोग्राफ, उनकी सारी केवाईसी डिटेल्स चाहिए। देन अगर कोई भी एक कवरिंग लेटर चाहिए, और अगर कोई भी जैसे अदर डॉक्यूमेंट जो यूनिट को अकॉर्डिंग अगर हो तो। और एक चीज़ और, जो प्लास्टिक पैकेजिंग यूज़ करते हैं उसका उसकी इमेज, और जो आपकी लास्ट 2 ईयर्स की प्लास्टिक कंजम्पशन है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए होती है। देन एक और चीज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ प्री एंड पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड, मतलब प्री एंड पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट जो भी जनरेट हुआ है उसकी क्वांटिटी ईयर वाइज, स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज।
कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 4 टाइप्स की प्लास्टिक कैटेगरी होती है, अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो है आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ईपीआर रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट फीस की, कितनी गवर्नमेंट फीस चाहिए? पर मेट्रिक टन के अकॉर्डिंग है ये। अगर आपका प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन जो हो रहा है वो 1000 मेट्रिक टन से कम है, लेस देन 1000 मेट्रिक टन है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जो होगी गवर्नमेंट वो 10,000 होगी। अगर आपका प्लास्टिक वेस्ट बिटवीन 1000 टू 10,000 मेट्रिक टन है तो रजिस्ट्रेशन फीस 20,000 होगी। और अगर आपका प्लास्टिक वेस्ट 10,000 मेट्रिक टन से ज्यादा है तो उसके लिए आपकी रजिस्ट्रेशन फीस 50,000 होगी। अब हम बात कर लेते हैं प्लास्टिक क्लासिफिकेशन की। जैसे अभी हमने बात की कैटेगरी वाइज जितना भी आपका प्लास्टिक हुआ है, प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ है, उसकी आपको क्वांटिटी भी देनी होती है डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन। 4 टाइप्स की हमारे प्लास्टिक क्लासिफिकेशन है। एक रिजिड प्लास्टिक है, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग है, मल्टी लेयर प्लास्टिक पैकेजिंग और कंपोस्टेबल प्लास्टिक। रिजिड प्लास्टिक जो मोस्टली बॉटल्स, कंटेनर्स इन सब में यूज होती है, वो रिजिड प्लास्टिक होती है जो डेट डज नॉट इजीली बेंड, जिसको हम इजीली बेंड नहीं कर सकते, डिफॉर्म नहीं कर सकते किसी और उसमें, तो वो होती है रिजिड प्लास्टिक, जैसे बॉटल्स, कंटेनर्स इन सब में यूज होती है। उसके बाद आपकी फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग, जैसे कि आप वेफर्स खाते हैं तो उसकी जो पैकेजिंग होती है, लेज वगैरह की, ये सब खाने पीने की चीज़ें जो होती है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो होते हैं और बिवरेजेस, इन सब की जो प्लास्टिक पैकेजिंग होती है, ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग होती है, जो कि एक थिन प्लास्टिक फिल्म या शीट से बनाई जाती है। देन उसके बाद मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक पैकेजिंग इज, जिसमें कि काफ़ी टाइप्स की प्लास्टिक मटेरियल्स को कंबाइन करके उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी टाइप्स के, जब हम प्लास्टिक मटेरियल्स को कंबाइन करके जो प्लास्टिक बनता है उसको मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक पैकेजिंग कहते हैं। और ये मोस्टली फार्माक्यूटिकल जो गुड्स होते हैं उनमें यूज होती है ये वाली पैकेजिंग। देन आपके आते हैं कंपोस्टेबल प्लास्टिक। कंपोस्टेबल प्लास्टिक दैट इज दैट हैज एबिलिटी टू ब्रेक डाउन इजीली, जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कंपोस्टेबल प्लास्टिक। और कंपोस्टेबल प्लास्टिक जैसे कि आपका प्लास्टिक बैग्स हो गए, यूटेंसिल्स, ये सब चीज़ें जो कि पैकेजिंग के लिए यूज होती है, वो होती है आपकी कंपोस्टेबल प्लास्टिक। अगर हम बात करें फीस की, तो फीस जो है रजिस्ट्रेशन की फीस मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और अगर रिन्यूअल की जो फीस होती है वो भी सेम ही होती है एज पर जो आपकी एप्लीकेशन फीस होती है। वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो ईपीआर रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 1 ईयर की होती है और आपको इसको रिन्यू एक्सपायरी डेट के 4 मंथ्स पहले कराना होता है। और जो रिन्यू करने के बाद जो आपका सर्टिफिकेट आता है दैट इज वैलिड फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। रिन्यूअल का एप्लीकेशन आपका तभी अप्रूव होगा जब आपने सारे एनुअल कंप्लायंसेस को ठीक से फॉलो किया होगा। अगर उसमें से आपका कोई भी एनुअल कंप्लायंस आपने ठीक से फॉलो नहीं किया तो आपका रिन्यूअल सर्टिफिकेट, रिन्यूअल का जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव नहीं होता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से प्रोवाइड कर देते हैं अपनी एप्लीकेशन में, तो डिपार्टमेंट जो है वो 15 डेज के अंदर रिप्लाई कर देता है। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि अगर आपने एप्लीकेशन के अंदर कोई भी फेक या मिसमैच इन्फॉर्मेशन होता है तो आप ईपीआर रजिस्ट्रेशन के लिए 1 ईयर के लिए वो आपको रिवोक कर देता है, तो 1 ईयर तक आप कोई भी ईपीआर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं। अब अगर हम प्रोसेस की बात करें तो एप्लीकेशन फिल करने से पहले कंपनीज को एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है सीपीसीबी के पोर्टल पर, दैट इज www.cpcbeprplastic.in। उसमें आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आपका यूजर नेम, यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाता है। देन उस यूजर आईडी पासवर्ड से लॉग इन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना होता है। अगर हम बात करें कि कितने ईपीआर रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए, अगर हम बात करें कि हाउ मेनी ईपीआर रजिस्ट्रेशन आर रिक्वायर्ड, अगर आपकी कंपनी एक ब्रांड ओनर है और उसके साथ साथ आपकी कंपनी प्रोड्यूसर या इंपोर्टर भी है, तो आपको सारे सब कैटेगरीज के अंदर सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक इंपोर्टर है जो प्लास्टिक पैकेजिंग यूज करता है टू कवर देयर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, लाइक वो प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करते हैं, देन प्लास्टिक पैकेजिंग यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को कवर करने के लिए, एंड देन दे सेल द प्रोडक्ट्स इन देयर ओन ब्रांड नेम। तो उस केस में उस कंपनी को एज अ इम्पोर्टर एंड एज अ ब्रांड ओनर दोनों के लिए सेपरेट करवाना होगा, क्योंकि वो ब्रांड ओनर भी हो गए इफ दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट इन देयर ओन ब्रांड नेम, एंड दे आर इम्पोर्टर ऑल्सो व्हेन दे आर इम्पोर्टिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अगर आप 2 स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली में भी है आपका, गुजरात में भी है, तो 2 स्टेट में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपको दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन अगर वहीं आपका सेम स्टेट के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपकी सेम स्टेट के अंदर है, तो उस केस में आपको सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा।
देखिए, ये सीपीसीबी का गवर्नमेंट पोर्टल है, इस पे जाके आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, देन वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपके पास आ जाता है, देन उस यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना होता है एंड द डिपार्टमेंट रिप्लाइज ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म विद इन 15 डेज़। एक चीज़ है, अगर आपका कोई रीसबमिशन आ जाता है, तो रीसबमिशन की भी फीस होती है। अगर आपका फर्स्ट टाइम रीसबमिशन आ रहा है और आप लेस देन 7 डेज़ के अंदर उसका रिप्लाई कर दे रहे हैं, तो उसके लिए कोई resubmission fees नहीं है। लेकिन if you are replying after 7 days or it is your second, third or any other resubmission, then the resubmission fees is also applicable. Thank you so much.